Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an RK9. Dear all lovely CS professional students, याद रखिएगा सर्च स्टेटस रिपोर्ट के अंदर फर्दर पार्ट, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। ये सेशन बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे, क्योंकि इस सेशन के अंदर मुझे आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीस, जी हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए मॉड्यूल में भी कभी, ठीक है। सो अगर हम पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव में आपको पढ़ी थी, फटाफट से उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो याद देखिएगा इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, हमें समझना होगा, ठीक है। सो देखिएगा फटाफट चाहिएगा। अब आपको पता होगा सेक्शन 77 कंपनी सेक्टर, सेक्शन 77, वापस से सेक्शन 77। सर सेक्शन 77 किसकी बात करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करता है, जहां पर एक स्पेसिफिकली कहा गया है कि सर एवरी कंपनी, किसको बोला? एवरी कंपनी, या पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, आपको ना अगर आपने चार्ज क्रिएशन करी है, चार्ज क्रिएशन करी है, क्या सर? चार्ज क्रिएशन करी है, चार्ज क्रिएशन करा है। चार्ज क्रिएशन किस पे? आपकी, ध्यान से समझेगा, आपने चार्ज क्रिएशन किया हुआ है, चार्ज क्रिएशन किया हुआ है। सर आगे तो बोलो। चार्ज क्रिएशन किया है इन इंडिया किया है या आउटसाइड इंडिया किया है? डेफिनेशन याद करवा रहा हूं, याद करनी है साथ में, ठीक है। आपने चार्ज क्रिएशन किया, एवरी कंपनी, आपने अगर चार्ज क्रिएशन किया हुआ है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ठीक है सर, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर या आपकी कंपनी की एसेट्स पर या अंडरटेकिंग पर, और अगेन वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया, मतलब चाहे वो प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग आपकी इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, और इट्स सर, और चाहे वो एसेट्स वेदर टेंजिबल और अदरवाइज मतलब दूसरा फॉर्म भी एक्सेप्टेबल है। अगर चार्ज क्रिएशन किया हुआ है, सर कितनी बार बताओगे, कितनी बार बोलूंगा कि तुम्हें यहां ना यहां सेट हो जाए। सर चार्ज क्रिएशन किया हुआ है आपने, आपकी कंपनी ने, जी हाँ, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे, अंडरटेकिंग पे, वेदर सिचुएटेड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वेदर इट्स टेंजिबल एसेट अदरवाइज। रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है जी, सब मैंडेटरी है। अरे बताता हूं क्यों, अभी आगे बताऊंगा, है ना। कुछ जगह बोलता नहीं मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। कहां से ऑप्शनल है? कौन तुम्हें ज्ञान देता है? ध्यान सुनना, रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे कहता है रजिस्ट्रेशन करवाना है इस चार्ज क्रिएशन का विद द आरओसी, टाइम पीरियड बता देते हैं साफ सुथरा आपको, विद इन 30 डेज। सीधी सी बात यहां पर देखने को मिली। सो याद कीजिएगा मेरे साथ में, क्या करें? चार्ज क्रिएशन किया है अगर, और कोई भी कंपनी, बोला एवरी कंपनी जिसने चार्ज क्रिएट किया हुआ है इन इंडिया आउटसाइड इंडिया ऑन द प्रॉपर्टी एसेट्स और अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया ऑफ द कंपनी, whether situated in India or outside India, whether it's a more tangible or intangible, is required to create a registration। किसके अंदर सर? किसके साथ में? आरओसी के साथ में। अब ध्यान सुनना, आरओसी साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए कहता है CHG1 फॉर्म लगाइए, CHG1 ये नॉर्मल चार्जेस के लिए। स्पेसिफिकली अगर चार्ज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप डिबेंचर्स को लेके, डिबेंचर्स की रजिस्ट्रेशन, सिक्योर्ड डिबेंचर्स की रजिस्ट्रेशन, मतलब सर सिक्योर्ड, मतलब सिक्योर्ड आपके जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, तो उसके लिए फॉर्म आप CHG9 अप्लाई करेंगे। सर याद है, हम एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा, तो अभी तो कह रहे हैं रिकॉल करवा देते हैं, क्वेश्चन आ गया तो याद तो रहेगा सब कुछ। सो पहला हमने क्या देखा, कितना दिन में करना है? 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा देना है। आप आरओसी को नॉर्मल चार्जेस के लिए CHG1 फाइल करते हैं, और अदर चार्जेस के लिए, जी हाँ, जैसे अदर का मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स कराऊं, एक्सट्रीमली सॉरी, अदर का मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स की अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो CHG9। अच्छा, डिबेंचर्स की अगर कोई मॉडिफिकेशन भी हो रहा है इसमें, अगर चार्जेस में कोई मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस उम्मीद करता हूं पता होगा, अगर इफ वी चेंज सम टर्म एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन, अगर प्रीपेमेंट टाइम पीरियड में कोई चेंज किया, टर्म कंडीशन को चेंज किया, तो उसको भी मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी कराना पड़ेगा, जी हाँ, उसके लिए भी डिबेंचर केस में CHG9 ही लगेगा।
जैसे ही ये चार्ज रजिस्ट्रेशन आपकी अब एप्लीकेशन लगाते हैं, कंपनी जैसे ही इसका एप्लीकेशन देता है, उसके बाद में आरओसी जो है सारे पर्टिकुलर्स को कंसीडर करने के बाद में CHG-2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है। सर्टिफिकेट देता है, भैया लो सर्टिफिकेट। बात पकड़ में आ रहा है? याद करो मेरे साथ में फॉर्म है ना, टॉपिक और इजी करना है क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर फटाफट काफी सारी बातें सीखनी है। तो पहला बात पकड़ में आया, CHG-1 CHG-2 का कितना दिन के अंदर 30 डेज ऑफ क्रिएशन, 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, कितना 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आपको CHG-1 फॉर्म फाइल करना है विद द आरओसी और वो चार्ज रजिस्टर करवाना है। आरओसी उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा CHG-2 का। याद रहेगा? चलिए देखो आओ, मॉड्यूल से तो भैया पढ़ना ही है। अच्छा एक चीज तुम ध्यान से देखना, एक बहुत रियलिटी बता रहा हूं, फटाफट सुनना। बहुत सारे लोग है ना ऑनलाइन तुमको शॉर्ट नोट्स बताता है, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ मैंने ध्यान दिया, बहुत सभी करते हैं, शॉर्ट नोट से बताते हैं, फिर मॉड्यूल से भी लैंग्वेज आपको प्रॉपर सिखाते हैं, बहुत बड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ आपको शॉर्ट नोट वाला काम करवाता है और बहुत खुश होता है, बोले हाँ इतना कौन पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स में याद हो गया। पर तुमको पता है ना, क्वेश्चन जब मॉड्यूल से लैंग्वेज घुमा के आता है ना तो दिक्कत कर देता है। इसीलिए मॉड्यूल से कहता हूँ, मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ो। इवन कई बार पैराग्राफ की लाइन को कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में सामने रख देता है और उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बोला पूछ क्या रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। सो इसलिए कहते हैं। फिर आइएगा अब सेक्शन 77 सेक्शन 1 हमने क्या देखा यहाँ पर, सेक्शन 77, ये मैं होल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 77 की बात करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन क्रिएशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ध्यान से देखो, मेरे साथ याद करो अभी के अभी। प्रोवाइड्स दैट a duty of every company creating a charge within or outside India it on its property assets or undertaking whether tangible or intangible otherwise situated in or outside India to register the particulars of charges signed by the company and the charge holder। सर चार्ज होल्डर, अरे जिसका फेवर में करोगे ना चार्ज, जिसके फेवर में करोगे उसको चार्ज होल्डर बोलते हैं। छोटी छोटी टर्म बता रहे हो, अरे याद कर पा रहे हैं। देखिए मेरे लिए सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि यार मैंने तो सब बहुत से सीखा हुआ, मुझे बेसिक्स नहीं जानना है, ठीक है मत जानना है, ओके ना। देखो मेरे लिए सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो वो यहां पर भी कंफर्टेबल रहेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट सर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, अगर जो आपका लोन एग्रीमेंट है उसका डिटेल्स पूरा होगा, इसके लिए हम फॉर्म लेंगे, फॉर्म इस्तेमाल करेंगे CHG-1 एंड CHG-9। CHG-9 स्पेसिफिकली डिबेंचर्स को है, डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात हो रही होगी, और या उनमें कुछ चेंजेस भी है, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, तब भी आप CHG-9 ही लगाएंगे। डिबेंचर्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तब भी कब तक कर देना है, ऑन पेमेंट ऑफ फीस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात पकड़ में आई होगी। कंपनी एवरी कंपनी ड्यूटी है क्या, क्रिएशन ऑफ चार्जेस के बाद में क्या अगर चार्ज क्रिएट करता है, चाहे वो इंडिया में आउटसाइड इंडिया है, किस पे, प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे, अंडरटेकिंग पे, टेंजिबल है, अदरवाइज है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, जी हाँ करवाएंगे विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। फॉर्म नंबर CHG-1, बोलो मेरे साथ, फॉर्म नंबर CHG-1 एंड CHG-9 फॉर डिबेंचर्स इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स विद आरओसी। और आरओसी भाई साहब क्या करेंगे, आरओसी जो है हमको CHG-2 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ग्रांट कर देंगे। यही तो आपको हेल्पफुल होगा जब आप सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, डेटा निकालेंगे, एमसी की वेबसाइट से या आरओसी को अप्रोच करेंगे, देयर डिफरेंट ऑफ मेथड्स, सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है, बट ये पहले पता होना जरूरी है। चलिए ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। देखो अब ये पुराना प्रोविजन भी है, नया प्रोविजन भी है। जैसे अब ध्यान सुन लेना, जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जी हाँ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 से पहले प्रोविजन क्या कहता था, चार्जेस, क्रिएशन ऑफ चार्जेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को लेकर ध्यान सुनना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के अंदर कब से सर, बिफोर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 से पहले यहां कहा रखा था भैया कि 300 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अगर आप 30 डेज में नहीं करवा पाए हैं कोई बात नहीं, एडिशनल फीस पे करके, एडिशनल फी पे करके, नॉर्मल नहीं, एडिशनल फीस पे करके वो डे वाइज के अकॉर्डिंग काउंट होता था। अब 300 डेज के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 उनको लगा, बोले 300 डेज का मामला तो बड़ा खराब है, इतना नहीं, कितना कर दिया अमेंडमेंट के बाद 60 डेज।
अगर कोई इंसान, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना यहां पर, जो ये हमने सीखा 30 डेज कि कितने दिन में आपको करवाना है, 30 डेज के अंदर आपको 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। लेकिन अगर आप 30 डेज में नहीं करवा पाते हैं तो आप यहां पर आरओसी को, आप ठीक है एक एप्लीकेशन देंगे, उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि भैया डिले भी हो रहा है लेकिन इससे किसी का राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, ना ही किसी के राइट को एडवर्सली ये अफेक्ट कर रहा है। किसी का राइट किसका? कोई भी नया कोई क्रेडिटर ऐड हुआ है उसका, क्लियर है, ये एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है उसका। तो अगर, ध्यान सुनना, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, one more time, after the commencement of companies amendment ordinance 2019, अगर 30 डेज में नहीं करवा पाए तो बोलता 60 डेज का टाइम देते हैं तुमको। कितना? 60 डेज का। वाह सर, 30 डेज, उसके बाद में आगे का 60 और मिल गया। ऐसा नहीं है, ये यही तो गलत कर देते हैं कई बच्चे। 30 डेज तुमको ऑलरेडी मिला हुआ है, नहीं करवा पाए तो यहां पर उसके बाद 30 मिलता है। तो 30 तो पहले का मिला हुआ है प्लस 30 और मिलता है, तो इज इक्वल टू 60 डेज ऐसे टोटल होता है। तो 60 डेज को ऐसे रीड नहीं करना है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ऐसा नहीं है। 60 डेज कहां से काउंट करेंगे? क्रिएशन से ही। तो क्रिएशन से ही काउंट कर रहे हैं 60। तो इट मींस दैट पहले आपके पास 30 डेज है जहां आपको नॉर्मल फीस से काम हो जाएगा, नहीं करवा पाते हो तो फिर 30 डेज और मिलता है जहां पे आपको टोटल पीरियड 60 बोला है। वो भी कहां से? क्रिएशन, बोलो ना, क्रिएशन ऑफ चार्जेस। और ये जो 30 मिल रहा था सर, क्या ये जो 30 मिल रहा था ना, ये भी क्रिएशन ऑफ चार्जेस से था। मतलब दोनों केस में अगर देखा जाए तो 30 डेज और एक्स्ट्रा मिला है। डायरेक्ट 30 डेज की जगह 60 डेज नहीं मिल गया है। 30 है पहला नॉमिनल, देन अगर नहीं होगा फर्दर से 30 एडिशनल। सर कितना बार बताओगे? एक ही टारगेट है। जिन बच्चों को ये लगता है कि मॉड्यूल से पढ़ाई करना मुश्किल है, उनको सामने साबित करके दिखाऊंगा, मॉड्यूल याद करवाऊंगा। डिपेंड्स कि तुम कितना बुद्धि के साथ मेरे साथ जुड़ोगे और तुम कितना अपना हिम्मत अपने पे भरोसा रखोगे। देखो दोनों चीजें अब याद करते हैं यहाँ पे। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, बोलो मेरे साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ऑन एन एप्लीकेशन बाय कंपनी अलाउस रजिस्ट्रेशन टू बी मेड। फर्स्ट प्रोविजो करना, अगर पहला इंस्टेंस क्या आता है, चार्ज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन। पहले वाले में था। फिर बोला आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, उसके बाद कोई भी क्रिएशन हुई है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन। पकड़ मारा क्रिएशन से, तो पहले भी क्रिएशन से 30 डेज मिला था, फिर आगे आपको 30 ही मिला है। और अगर नॉर्मल प्रोसेस से आप 30 डेज में नहीं करवा पाते हैं तो फर्दर आपको 30 और मिल जाते हैं। ऐसे टोटल 60 हो जाता है, क्योंकि डेट यहां पे टाइम पीरियड बोला है क्रिएशन से। याद हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से इस वापस इसको पीछे जाके देखो एक बार। चलिए, लेकिन सर कोई नलायक निकली, कंपनी कोई नलायक निकली और उसने नहीं कराया इतने टाइम पीरियड के अंदर, तो क्या करें? बोलो ठीक है, सेकंड प्रोविजन जाके रीड कर लो। अब पुराने वाले प्रोविजन में 6 मंथ्स, सुनो ना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आपको कितना टाइम मिलता था? पहले केस के अंदर 300 डेज, नहीं करवा पाए 6 मंथ्स, मतलब चिंता मत करके दे तुमको और 6 मंथ्स। लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 इसको क्या बोला? बोला अगर तुम 60 में भी नहीं करवा पाए, बोलो चलो ठीक है फर्दर तुमको 60 देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, फर्दर 60 देते हैं, 60। अब देखो ध्यान से, The registration of charges shall be made within a period of 6 months from the commencement of company's amendment। ठीक है जी सर, ये कब हो रहा है? जब आप जो गिवन टाइम पीरियड था आपको दिया गया था उसमें नहीं करा पाए, 30 डेज का था उसमें नहीं करा पाए, ठीक है, आपको 60 दिया, 60 का मतलब 30 एक्स्ट्रा मिला, तो उसमें भी आप नहीं करवा पाए, तो फिर आप सेकंड प्रोविजन में आएंगे। सेकंड प्रोविजन में कहता है ठीक है आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो यहां पर जो क्लॉज ए है, ऊपर वाला क्लॉज ए इसके साथ ऐड करो और नीचे वाला क्लॉज बी इसके साथ ऐड करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और देखो फर्स्ट प्रोविजन, registrar may on an application allow registration to be made within a period of further period of 60 days of the payment of ad valorem। ad valorem का मतलब था on the basis of value, on the basis of value। जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू के बेसिस पर बेटा अब वो चार्ज करेगा तुमसे फीस की, ठीक है। तो कितना पीरियड और मिल जाएगा?
60 मिलेगा। ये फर्दर पीरियड 60 मिल रहा है, मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60। कौन से 60 स्टार्ट किए थे? क्रिएशन से 60 का करना स्टार्ट किए थे, बोला नहीं करवा पाए। अब एडुलरम बेटा फीस के ऊपर तुम्हें 60 डेज दे रहे हैं, आगे फर्दर मतलब आगे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं अब क्या होगा। अब ये CHG1 एप्लीकेशन या CHG9 जो भी आप कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेके गए। CHG1 नॉर्मल केसेस में, CHG9 फॉर डिवेंचर्स के लिए। बोलो सर जैसे ही पहुंचा रजिस्टर के देखेगा, पर्टिकुलर्स चेक करेगा, सारे पर्टिकुलर्स चेक करने के बाद में इफ ही सेटिस्फाइड कि हाँ भैया ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, किसी के भी राइट्स को या एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे केसेस के अंदर CHG2 में आपको जो ROCO सर्टिफिकेट इशू कर देगा। आ जाओ मेरे ध्यान साथ में। फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट प्रोविजो क्लॉज B of second proviso, registrar may on being satisfied that the company had sufficient cause for not filing the particulars and instrument of charges if within a period of 30 days of the date of creation of charge, including modification thereto, allow registration of the same after 30 days, but within the period specified in the said proviso on the payment of such fees as may be prescribed। ठीक है जी। Now from CHG1, ये तो अभी तो बताया था, CHG1 CHG9, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये क्या कह रहा है, जब अगर डिले हो रहा है तो उस केसेस के अंदर application shall be made in CHG1 CHG2 supported by the declaration from the company signed by the company secretary or a director that be related filing shall not adversely affect the rights of any other intervening creditor of the company। intervening creditor of the company, उसके बाद भी कोई एंटर हुआ है, पेरी पासू क्लॉजेस भी अगर हैं ऐसे केसेस में और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भाई किसी के राइट ये इन्फ्लुएंस या किसी के राइट एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रहा, इस बात को साइन करके दे, डिक्लेरेशन दो। कौन? कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे, अब ये पुराना एक और चीज बताता है, रजिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल सर। जी हाँ, यहाँ पे भी दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जी हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जी हाँ याद रखिएगा, इस बात को परमिट करता है। मतलब अगर डिले हुआ है रजिस्ट्रेशन के अंदर तो उसे परमिट करता है। याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं, मैंने जब बोला आपसे भी ना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस मैंडेटरी किस सेंस में कह रहा हूं, ध्यान सुनना, स्ट्रेट मीनिंग मत निकालना इसका। आपको आपके राइट्स अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लीगल राइट्स है, फर्दर लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं और आप चाहते हैं आपकी प्रायोरिटीज आपको मिले, उस केस में मैंडेटरी है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स खो देंगे, ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन कराना आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है। आज का डेट में मैं रियल बता रहा हूं, प्रैक्टिकली अगर थोड़ा मैं आपको बुक के बाहर ले जाकर बताऊं, रियल एग्जांपल्स, आपका अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड है तो याद रखिएगा इन एग्जिस्टेंस से डॉक्यूमेंटेड है तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? आपके राइट्स इन द कोर्ट्स या एनसीएलटीज या जहां भी आपको वो मैटर चलेगा वहां हियरिंग में आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट्स को जल्दी कंसीडर किया जाएगा। बट अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट में नहीं है तो आप ये बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रहा है, देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ओमिशन टू गिव इंटीमेशन। सर ओमिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओमिशन का मतलब समझना, ध्यान सुनना। फेलियर अगर वर्ड बोलूं फेलियर, लेकिन फेलियर कहना ही ठीक नहीं होगा। फेलियर टू डू एन एक्ट which is necessary under the law। जैसे इंटीमेशन देना कानून, अब इसमें हम देख रहे हैं कि अभी वो कह रहा है, प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 77 के अंदर कि आपको क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां क्रिएशन ऑफ चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसकी इंटीमेशन देनी है। तो यहां अगर कोई कंपनी ओमिट कर रहा है, मतलब फेलियर टू डू एन एक्ट, मतलब अगर ये बताया गया और आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर उसे बोला ओमिशन। तो कंपनी ने क्या करा? नहीं बताया तो गिव इंटीमेशन टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। सर ऑन पेमेंट और सेटिस्फैक्शन, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बदलती आ रही है। विद इन द टाइम रिक्वायर्ड इन द चैप्टर 6 पेमेंट। जी हाँ, जैसे आपने क्रिएशन कराने के बाद में रजिस्टर, देखो समझना, आपने क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया, उसके बाद में आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे ही जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फाइनली आप पेमेंट कर देते हैं या सेटिस्फाइड कर देते हैं पेमेंट को, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड, मान लीजिएगा उसने बोरोइंग्स की थी 1 CR की, 1 CR का उसने कंप्लीट रीपेमेंट कर दिया विद इंटरेस्ट। अब भैया मैं तो फ्री कर चुका हूं उसको, मेरी सिक्योर्ड, मेरी जो एसेट्स इसके बदले मैंने गिरवी रखी थी उसे फ्री करो, तो आरओसी के पास वो फिर जाएगा।
आरओसी आरओसी सुनो ऐसा है, हम इसका हिसाब किताब निपटा चुके हैं, ठीक है। बोला अच्छा कर दिया है, बोला हाँ कर दिया है, बोला गुड, बहुत से, वेरी गुड बेटा। तो ऐसे केसेस में फिर से इंटीमेशन देते हैं आरओसी को। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान सुनना, उसमें इंटीमेशन देने में आपको डिले हो गई, आपने मतलब 30 डेज के अंदर जो इंटीमेशन देना था पेमेंट को लेकर, सेटिस्फेक्शन को लेकर, आप नहीं बता पाए। फिर कह रहा है या ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी सच चार्ज और मॉडिफिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एनी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन और अदर एंट्री मेड इन प्रेजेंस ऑफ सेक्शन 82-83 मतलब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं, पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस वाज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस some other sufficient cause or it is not in the nature of prejudice the position of creditor shareholders of the company, it may on the application of the company or any person interested on such terms and conditions as the central government deems just an expedient that the time for giving the information of payment or satisfaction shall be extended or as the case may be required that the omission or misstatement shall be rectified। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सर किस लिए है बेटा, इसीलिए समझो, अगर पेमेंट ऑफ और सेटिस्फेक्शन अगर डिले हो गया बताने में, ऐसा केसेस में ये नहीं राइट खत्म हो जाएगा, आपकी डिले को सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंटरटेन कर सकती है, प्रोवाइडेड वो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगी, जैसे किसी भी क्रेडिटर के राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, उससे जो याद रखिएगा चार्ज से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो इन्फ्रिंज ना हो रही हो, ठीक है, और वो किसी के लिए भी प्रेजुडिस ना हो, वो ऐसे केसेस में उसको एक्सटेंड भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको, पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन के सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। आइए देखते हैं नाउ सेक्शन 77 सेक्शन 2 सेड दैट, क्या कहता है, रजिस्ट्रार शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CSG 2, अभी याद करवाया था, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इन चार्ज 3, अगर मॉडिफिकेशन तब तो 3 में जाएगा, तब टू द पर्सन हु इज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड। अब इंपॉर्टेंट पैराग्राफ छोटा सा देखो आओ, फर्दर द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन टू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर or any other creditor unless it is duly registered and certificate of registration of such charges given by the registrar। अभी केस लॉ के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहीं चुपचाप देख रहा होगा, यहीं फंसा देगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, नोट करो अपना मॉड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट है इतना सा पैराग्राफ। एक केस लॉ क्वेश्चन दे सकते हैं, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। कैसे आ सकता है, मान लीजिएगा एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और लिक्विडेशन के टाइम पर लिक्विडेटर क्या कर रहा है, एसेट्स कलेक्ट कर रहा है, और भाई साहब जब एसेट्स कलेक्ट कर रहे हैं ऐसे केसेस में वो क्या कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी जिस पे चार्ज क्रिएशन हुआ था बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, उसको भी लिक्विडेटर याद रखिए काउंट कर रहा है। अब सर मतलब क्या काउंट नहीं करेगा, बोले काउंट करने से इशू नहीं है, लेकिन सर आप जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या नहीं है, सब्जेक्ट टू चार्ज तो है, सब्जेक्ट टू चार्ज है, और वो अगर रजिस्टर्ड है ऑफ कोर्स लिक्विडेटर उसे भी कंसीडर करेगा, अदरवाइज उसे सबके साथ कॉमनली काउंट नहीं करने बैठ जाएंगे। देखो ना, पर नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी, नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन टू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर or any other creditor unless it is duly registered and certificate of registration of such charges given by the registrar. However, this does not prejudice any contract obligation for repayment of money secured by the charge। अब बोले अब यहाँ पे जो बंदा है, सुनो ना, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बोला अच्छा लिक्विडेटर को तो देख ही नहीं रहा, सो कंसिडर नहीं कर रहा, भाई मेरे लिए तो ये नुकसानदायक हो गया बात। बोला सुनो 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 सुनो, फिर यहाँ पे बता दूं, अभी यही बता रहा था, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से, ऐसा सुनो, अगर चार्ज की आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, चार्ज क्रिएट किया पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या आपके जो भी ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ध्यान सुनना, कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एक डेटर नाम का जो हमारा पर्सन होता है, कंपनी डेटर है ना, डेटर मान लो, जूम करो, कंपनी डेटर है, वो क्या बोलेगा क्रेडिटर को, चल जा भाग यहां से, तेरा पेमेंट नहीं करेंगे। बोला क्यों? क्योंकि तूने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवाता तो हम तेरे को पैसे देने के लिए बाउंड थे, पर तूने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता।
इसलिए यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया तो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल या रिपेमेंट की जो उसके यू नो आपके ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट डजंट मीन दैट कि उसे लिक्विडेटर यू नो व्हाट कंसीडर करे। फिर बात पकड़ में आ रहा है, चलिए। According to section 82 said the company shall give intimation to the registrar of companies payment of satisfaction in the full of charge with a period of 30 days from the date of the payment of satisfaction CG for along with the fee. Registrar of companies may on an application by the company shareholder allow the intimation of payment of course satisfaction to be made within a period of 300 of course days of the satisfaction of payment of such additional fees. मतलब normally 30 days है, आपने पेमेंट कर दिया 30 डेज के अंदर आप इंटीमेट कीजिएगा और सर्टिफिकेट याद रखिएगा यहां से लीजिएगा, किससे, रजिस्ट्रार से सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, मतलब सर्टिफिकेट रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ चार्जेस। अच्छा, CSG 4 के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे याद रखिएगा आपको जब CSG 4 में अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे जी दोनों ही कर सकता है सर, हाँ कंपनी भी कर सकता है और जो चार्ज होल्डर है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर आगे भी है, इसके क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कंपनी की तरफ से इंटीमेशन आया तो कंपनी से CSG 4 आया तो रजिस्ट्रार किसको इंटीमेट करेगा, चार्ज होल्डर को, कि हाँ भाई ऐसा है क्या, तुम्हारा पेमेंट पूरा हो चुका है। फिर उस पर रिस्पॉन्ड करता है कौन, विद इन टाइम पीरियड 15 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो अगर उस पर वो रिस्पॉन्ड कर देता है वेल एंड गुड, अगर 15 डेज में नहीं करता है देन दैट केस रजिस्ट्रार उसको फिर रजिस्टर कर देता है कि हाँ जी पेमेंट हो चुका है। क्लियर एकदम। क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दे रखा है स्क्रीन पे सिंपल सा पूछा हुआ है कि भैया कौन से फॉर्म के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस। याद हो गया होगा, CSG 2 अभी याद करवाया है। आइए लेट्स सी, देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस व्हिच रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। इंटरेस्टिंग है, छोटा सा इंपॉर्टेंट देखो। एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज हैज टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन। पहला काम करता है कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स वेदर टेंजिबल और नॉट व्हिच आर सब्जेक्ट टू चार्ज। व्हिच आर सब्जेक्ट टू चार्ज मतलब कोई कंपनी ना, सुनो ध्यान से मेरी बात, एक मान लो एक्वायरर है कोई भी जेड जो कंपनी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, तो ऐसे में चार्ज क्रिएशन रजिस्ट्रेशन जरूरी है देखना, ठीक है। ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो एंड दिस इज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द चार्ज। बात पकड़ में आया। तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी, बोलो मेरे साथ, कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स, कंपनी इज एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स वेदर टेंजिबल और नॉट व्हिच आर सब्जेक्ट टू चार्ज। मतलब सर अगर चार्ज है तब तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुने ना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे चार्ज क्रिएशन है उसी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी विच इज फ्री फ्रॉम चार्ज। कोई प्रॉपर्टी मान लो कंपनी के पास में एक लैंड है, उस पर कोई चार्ज क्रिएशन नहीं है और तुम पहुंच जाओगे, और तुम कौन हो, खरीदने वाले एक्वायरर, तो तुम क्या उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। अगर उस लैंड पे चार्ज क्रिएशन है इन दैट केस यहां पर एक्वायरर को उसे खरीदने से पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा जी, ठीक है। चार्जेस क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया एंड एनी अंडरटेकिंग, जी हाँ ये भी कह रहा है। अच्छा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जब हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं तो यहां पे ये भी कह रहे हैं कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, और एक्वायर कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल बैंक कह रहा है आपका लैंड जो है वो हमको दे रहे हैं, उसके बदले बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसके बदले हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपनी फिक्स एसेट्स पे क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। इट रिक्वायर्स व्हाट, क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज जैसे क्रिएट हुआ कि कंपनी की बिल्डिंग पर, लैंड पर, मशीनरी पर चार्ज क्रिएशन हो रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए। पकड़ में आया। अगर आप खरीदने जा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, वापस दो लोग इसको मिला देते हैं। आप कंपनी की बिल्डिंग खरीद रहे हो, इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहां तो आप चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है। लेकिन अगर उसको पैसा दे रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, उसके बदले उसे पैसा दे रहे हो, बिल्डिंग ले रहे हो कि भैया गिरवी रख रहे हो, मतलब गिरवी बिल्डिंग वो यहां पर ऐसे कोलैटरल है और उसके बदले पैसा दे रहे हैं, ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा, इंडिया में हो रहा हो वो या आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, देखो वेदर चार्जेस क्रिएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, टेकिंग पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। थर्ड देखो, एनी मॉडिफिकेशन टर्म्स और कंडीशन और एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे जनरली किसी केसेस में होता है डिबेंचर्स या सिक्योर्ड केसेस में हम बात करें, डिबेंचर केसेस में अक्सर होता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो, पीरियड बढ़ा दिया, जैसे 3 साल के लिए दिए थे, इशू किए थे, अब 3 साल से 6 महीने और बढ़ाया है, 1 साल बढ़ाया है, तो मॉडिफिकेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा।
देयर आर चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज विच आर क्रिएटेड और एक्वायर्ड बाय एनी फॉरेन कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना। चार्ज क्रिएटेड बाय फॉरेन कंपनी, बात पकड़ में आ रहा है। चार्ज क्रिएटेड बाय फॉरेन एनी फॉरेन कंपनी, देयर आर चार्जेस ऑन प्रॉपर्टीज विच आर क्रिएटेड और एक्वायर्ड बाय फॉरेन कंपनी। आपकी इंडियन कंपनी है, आपकी चार्ज क्रिएशन कौन कर रही है? फॉरेन कंपनी कर रहा है आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। इन दैट केस याद रखना उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो 4 सिचुएशन है, या तो एक्विजिशन हो रहा है, एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी तब, कंपनी से प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है तब। दूसरा है जब क्या इंडिया में आउटसाइड इंडिया क्रिएट कर रहे हैं तब भी, ठीक है। तीसरा कह रहा है अंडरटेकिंग को देख लिया। तीसरा कह रहा है क्या? मॉडिफिकेशन को लेके। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर प्रॉपर्टीज पे आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको या जो भी चार्ज क्रिएशन हो रहा है वो फॉरेन कंपनी कर रही है तब भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब यहां पे सुनो, एवरी कंपनी हैज टू कीप इट्स रजिस्टर ऑफिस रजिस्टर ऑफ चार्ज इन फॉर्म CSG 7। अब मान लीजिएगा आप एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फ्यूचर में होंगे और आपके सामने एक ऐसा क्लाइंट का केस आता है क्योंकि आपको कंपनी की प्रॉपर्टी का स्टेटस एग्जैक्टली देखना है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप उस कंपनी के CSG 7 को जाके चेक करें। जी हाँ, जिसमें रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन CSG 7 आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एक तरीके से कंपनी की। उसी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कहां से? एमसे की वेबसाइट से, जहां पर आपको चार्जेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, तो वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। बात पकड़ में आया? तो एक बार इंश्योर कर लेंगे आप बेटर तरीके से कि जो कंपनी के CSG 7 में, क्योंकि वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होगा, प्लस एमसे की वेबसाइट पे जो आपको अवेलेबल होगा उसका डेटा, उसको क्रॉस चेक किया सकता है। समझ आ रहा है? अब एक छोटा सा टॉपिक हमने यहां पर डिस्कस किया है ताकि ना ये आपको 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 सिर्फ फटाफट से रिकॉल हो जाए। और क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, भैया बड़ा पेचीदा मामला है, ICSI का जो मर्जी है वो पूछ सकता है। हमें तो प्रिपेयर कर लेना है अपने आप को, और ऐसे प्रिपेयर करना कि चीजें आपको याद हो, ठीक है, समझ के याद हो, लाइन टू लाइन रट्टा नहीं मारना है। क्या हो रहा है? राइट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा क्लास है उसमें आप जरूर उसको देख लीजिएगा, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जो बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जो बनाएंगे वो कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास है वो भी छोटा क्लास है। क्लास फिर बता दूं, नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं बात कि छोटा इसलिए रख रहा हूं भाई, मेरे कुछ बच्चे, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9 सब्जेक्ट्स एग्जाम कर रहे हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं। कोई 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, कोई 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है इन अ डे, और टेस्ट भी एक अटेम्प्ट कर रहा है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रेगुलर टेस्ट भी साथ में कर रहा हूं उनके, तो मुझे पता है कि सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जो लोग आया सिर्फ ये कि एक ही मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहा है और वो रोजाना सोचता है कि 40 मिनट क्लास, तो भाई और भी क्लासेस साथ में ना, वो भी देखनी है, टेस्ट भी हो रहा है, तो अच्छे से ही हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे क्लास से छोटा रखते हैं, क्योंकि आज का टेस्ट कौन करेगा, फिर आज का नेक्स्ट क्लास कौन देखेगा, RCD क्लास कौन देखेगा, CR क्लास कौन देखेगा, गवर्नेंस क्लास कौन देखेगा, CA क्लास कौन देखेगा। समझ में आ रहा है? चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास जरूर देखो।